हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ाने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। लर्निंग आउटकम इस कविता का है कविता का उचित आरोह व अवरोह एवं हाव भाव द्वारा छात्रों को पढ़ाना। छात्र कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य के बोध को ग्रहण कर सकेंगे। अब इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस कविता का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है काव्य विद्या के प्रति छात्रों में रुझान जागृत करना, विभिन्न ऋतुओं का छात्रों को ज्ञान देना, संवेदनशीलता का उनमें विकास लाना और प्रकृति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका ज्ञान देना। कवि परिचय। इसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन जी पंत। उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं करी हैं और इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी पर्वत को मानवीकरण शैली में प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने ये बताया है कि बारिश के दिनों में पर्वतों में पल जो है प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है। उसके बाद मैं आपको पाठ का संक्षिप्तीकरण एक बार बताना चाहूँगी। कवि ने प्रकृति का इसमें वर्णन जो किया है ऐसा लगता है मानो प्रकृति फिर से जिंदा हो उठी हो। कवि ने ये बताया है कि बारिश के दिनों में प्रकृति हर पल अपने रूप को बदलती रहती है, कभी बारिश, कभी बादल, कभी धूप निकल आते हैं। और पर्वतों का चूँकि मानवीकरण किया है इसलिए कवि कहता है कि पर्वत पर जो हजारों फूल उगाते हैं वो पर्वत की आँखें हैं और उन आँखों के द्वारा पर्वत अपने नीचे बहते हुए जल में अपने विशाल आकार को देख लेता है। अर्थात उसने पर्वतों के पानी जो है उस तालाब को अपना दर्पण मान लिया है और पर्वतों से जो झरने बहते हैं उसकी जो आवाज़ है इतनी मधुर होती है कि हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। और पर्वतों पे जो बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं वो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो पेड़ आकाश की तरफ देखते हैं, उसे छूना चाहते हैं, परंतु उन्हें ये भी चिंता रहती कि क्या वो आकाश को छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो जाता है, चारों तरफ धुंध फैल जाती है और वो जो धुंध है ऐसे लगता है मानो चारों तरफ धुआं फैल गया और तालाब में आग लग गई और पूरा धुआं फैल गया है। और ये सारे जो खेल है वो इंद्र देवता, चूँकि बारिश का देवता होता है इसलिए वो बादल रूपी वाहन में वो सारे खेल खेलता है। अब हम पाठ का परिचय व्याख्या समझते हैं। पावस मतलब बारिश ऋतु है और पर्वतों का प्रदेश है। यहाँ पर पल पर हर पल प्रकृति अपने वेश को बदलती है, यानी अपने रूप को बदलती है। उसके बाद अगले पद्य में कहता है कवि, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अपनी जो हजारों, सहस्त्र मतलब हजारों, दृग मतलब आँखें, सुमन मतलब फूल, अपनी हजारों फूलों रूपी आँखों से अवलोक मतलब देख रहा है बार बार नीचे जो पानी इकट्ठा हो गया, पर्वत के नीचे जो तालाब बन गया है उसमें अपने निज मतलब अपने महाकार मतलब विशाल आकार को वो देख रहा है, जिसके चरणों में पलातार। और जो पर्वतों से झरनों के द्वारा पानी नीचे बह जाता है वह जो है एक तालाब का रूप धारण कर लेता है और पर्वत उसे अपना दर्पण मानकर उसमें अपने विशाल आकार को देखता है। गिरि का गौरव गाकर झरझर। अब झरझर मतलब झरने, झरनों की आवाज़ ऐसे लगती है मानो वो पर्वतों का यशोगान गा रहे हों और उनकी वो आवाज़ मद में नस नस उत्तेजित कर हमारे पूरे शरीर को रोमांचित कर देती है। और जो पानी झरनों का गिरता है ऐसे लगता है मानो मोती की लड़ियाँ सुंदरता बिखेर रही हों और वो ऊपर से गिरने की वजह से झरनों का पानी नीचे जब आ जाता है तो वो झाग झाग हो जाती है नीचे। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उत आकांक्षाओं से तरुवर है, झाँक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और वो जो है पहाड़ है वो उसके हृदय पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उसकी उत आकांक्षाओं के उनकी पेड़ों की महत्वाकांक्षाएं हैं। वो लगातार नीरव नभ पर, नीरव मतलब खाली आकाश के पर अनिमेष बिना हिले डुले आकाश को देख रहे हैं, यानी अपने लक्ष्य को देख रहे हैं कि क्या हम आकाश को छू पाएंगे या नहीं, इसकी भी उनको चिंता है।
अगले पद्य में कवि कहता है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर मतलब पहाड़, ऐसे लगता है मानो वो जो फड़का अपार पारद मतलब होता है पारे का, पारा जो होता है जो थर्मामीटर रहता है उसके अंदर जो मर्क्यूरी रहती है उसका एग्जाम्पल दिया है कवि ने कि वो बहुत प्योर वाइट होता है। तो वो बादल जो एकदम प्योर वाइट हो गए, चारों तरफ फैल गए और उसमें अचानक जो है पर्वत छुप गए हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहे। अभी क्या दिखाई पड़ रहा है? केवल झरनों की जो आवाज़ है वही केवल शेष रह गई है, वही सुनाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि बादलों ने सबको ढक लिया है और दूर ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश मिल गए हों। अगले पैराग्राफ में कवि कहता है, दस गए धरा में सबे शार। अब चारों तरफ पूरा बादलों ने पूरे पर्वत को छुपा दिया है ऐसा, और जितने भी शाल के पेड़ हैं वो भी ऐसे लगता है धस गए धरा में। धरा मतलब पृथ्वी के अंदर पूरे शाल के पेड़ जो है पूरे धस गए हैं और उठ रहा धुआं जल गया ताल। और आपको पता है जब फॉग होता है तो ऐसा लगता है मानो चारों तरफ धुआं फैल गया है और वो धुआं कैसा लग रहा है मानो तालाब में आग लग गई है और चारों तरफ धुआं फैल गया है। यो जलदयान, जलदयान मतलब बादलों रूपी वाहन में विचर विचर मतलब घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र देवता ने ये जाल फैला दिया और ये खेल जितने भी हैं वो सब इंद्र देवता खेल रहा है। क्योंकि इंद्र देवता है बारिश का देवता होता है, इसीलिए कवि ने इंद्र देवता को इस कविता के साथ जोड़ दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता आपको पूरी समझ में आई होगी। धन्यवाद, शुभ दिन।